ग्रे कैसल के किंग की हत्या हो चुकी है। तो क्या राजा की मौत हो चुकी है? देखो हमारे सामने वो हॉली माउंटेन है। आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया। आखिर ये किस तरीके के मॉन्स्टर है? तो बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे कैसे लग रहा है किंग विंबलडन? सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, नाइटिंगेल की फाइट सैरा से हो जाती है, जहाँ पे सैरा वेंडी को घायल कर देती है, लेकिन नाइटिंगेल जैसे तैसे करके उसे रोलैंड के पास लेके आती है, जहाँ पे नाना वेंडी को बचा लेती है। और ये सब देखते हुए नाइटिंगेल रोनाल्ड की राइट हैंड बनने की शपथ लेती है। अब आगे हम वेंडी को देखते हैं, जिसके हाथों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके दोनों हाथ ठीक हो चुके हैं, जहाँ पे वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट? तो रोनाल्ड उससे कह रहा होता है हाँ, क्योंकि तुमने नाइटिंगेल को बचाया तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि सैरा तुम्हें एसोसिएशन में वापस आने देगी। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम बॉर्डर टाउन में हमारे साथ मिलकर रहो और हमारे लिए काम करो, और अगर तुम इससे सहमत हो तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना साइन कर दो, और इसी के साथ तुम्हें सेम एना के जैसे ही सैलरी मिलेगी, यानी कि पर मंथ 1 गोल्डन रॉयल। तो ये देखते हुए नाइटिंगेल घबराते हुए उससे कुछ कह रही होती है कि तभी रोलैंड क्या रहा होता है, मैं ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें अगर देर हो गई तो खतरा पैदा हो सकती है। इसी के साथ मुझे यकीन है कि मुझे एक रास्ता मिल गया है जहाँ पे विचेस अपनी मैच्योरिटी में बिना पेन के सर्वाइव कर पाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक अजीब सी जगह में आते हैं, जहाँ पर रोलैंड उन सभी से कह रहा होता है हालांकि ये बस एक गैस है और मेरे पास ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरी सोच ये है कि विचेस मैजिक का एक वॉल्यूम है, यानी कि भंडार है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका मैजिक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाता है, और जब ये उनकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो मैजिक उनके बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देता है। और डीमंस के मंथ के दौरान विचेस के अंदर मैजिक सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है, जहाँ पे एना वो महल में रहते हुए हर दिन अपनी एबिलिटी को ट्रेन करती है, जहाँ पे जिस दिन वो मैच्योर हुई तो वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसका सारा का सारा मैजिक खत्म हो गया था, और जब उसे होश आया तो वो मैच्योरिटी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और मेरा मानना यह है कि यही डिमोनिक पोजीशन को हल करने का एक तरीका है। अगर कोई विच लगातार अपनी मैजिक को यूज करती रहती है और एक सर्टेन लेवल तक उसे मेंटेन करके रखती है तो शायद अवेकनिंग का जो पेन है वो कम हो सकती है, या फिर इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसी के साथ बॉर्डर टाउन के लीडर के रूप में मैं विचेस को मैजिक का ट्रेन करने के लिए एक क्वार्टर प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे कोई भी तुम्हें पकड़ने, मुद्दा चलाने या फिर फांसी देने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर ये मेरी थीसिस सही जाती है तो बॉर्डर टाउन वो हॉली माउंटेन बन सकता है जिसे तुम लोग ढूंढते हो। तो उसकी ये सारी बातें सुनते हुए वेंडी उससे कह रही होती है लेकिन महाराज, हमने पहले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है और हम बॉर्डर टाउन में आपके लिए काम करने को तैयार है, लेकिन आखिर हमें क्या करना है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से क्या रहा होता है, सबसे पहले तुम अपने एबिलिटी को प्रैक्टिस करोगे और इसे जब तक करोगे जब तक कि तुम उसका यूज एना के जैसा नहीं कर लेते। तो चलो सबसे पहले तुम सभी लोग मुझे अपनी अपनी एबिलिटी दिखाओ। तो उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग उसे अपनी फ्लाइंग एबिलिटी दिखाती है, जो कि देखते हुए रोलैंड क्या रहा होता है लाइटनिंग, जितनी तेजी से उड़ सकते हो उतनी तेजी से उड़ने की कोशिश करो। दूसरी तरफ हम नाना और एना को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एना उससे कह रही होती है ये सब लाइटनिंग की फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से है, जिससे कि वेंडी बॉर्डर टाउन तक पहुँच पाई है। तो नाना उससे कह रही होती है हाँ, और वो मेरी उम्र के आसपास लगती है, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बहादुर है। इसी के साथ सिस्टर वेंडी की एबिलिटी तो वह हवा को मोड़ सकती है, ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो एना कह रही होती है हमारे पास और भी ज्यादा सिस्टर है और ये सब हमारे महाराजा की वजह से हुआ है। तभी नाना उसे कह रही होती वैसे एना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नाइटिंगेल ये थोड़ी सी अजीब है? तो उसकी बातें सुनते हुए एना उससे कह रही होती है अजीब? तुम्हारा मतलब उसके कपड़े से है? तो वो उससे कह रही होती नहीं नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि महाराज के साथ उसका जो टोन है और उसका जो देखने का तरीका है वो कुछ अजीब है, वो पहले से बदल चुकी है। तो उसकी बातें सुनते हुए एना कह रही होती है क्या ये सच है? तो नाना उससे कह रही होती है ठीक है एना, मुझे दोष मत दो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी है। तभी अचानक एक अलार्म बजता है, जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें बताया जाता है ये जो मैसेज है ये डिमोनिक अटैक का सिग्नल है, जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जो कि फिर से उसी दीवार के पास जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए रोलैंड क्या रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर्स का कोई भी झुंड नहीं दिख रहा है, तो आखिर ये सब क्या है? इसी के साथ वो आयरन एक्स से क्या रहा होता है क्या तुम्हें थे जिसने अलार्म बजाया है? तो आयरन एक्स से क्या रहा होता है हाँ महाराज, हमारे सामने देखिए फैला यहीं पर ही है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते क्या फैला? तो वो आयरन एक्स से क्या रहा होता है हाँ ये
वही हाइब्रिड है जिसने कुछ साल पहले मुझे लगभग मार डाला था। रोलैंड कहते क्या सच में? इसी के साथ वो घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, लॉजिकली कहूँ तो डीमंस ये दूसरे सिंपल बीस्ट की तरह है। इनके पास ना तो कोई इंटेलिजेंस होता है और ना ही ये पीछे हटने के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें से ज्यादातर लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में अटैक करते टाइम मारे जाते हैं। हालांकि फोर्ट्रेस के डिफेंस ये पहले कभी नहीं तोड़ा गया। पिछले कुछ साल में ना तो उनको कोई नुकसान हुआ बल्कि कई सालों तक कोई भी डीमन उनके एक आदमी को भी नहीं मार पाया। लेकिन मुझे इस बारे में बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने वही फैला होता है जो कि एक बड़ा सा लायन होता है जिसके पास बड़े बड़े विंग्स होते हैं। तभी आयनेक्स कह रहा होता है जल्दी से हमारे महाराज को प्रोटेक्ट करो। तभी हम देखते हैं कि वो जो फैला होता है वो उनकी तरफ करीब बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। जो कि देखते हुए कार्टर कहता है क्या आखिर वो यहाँ पे क्यों रुक गया है? तभी रोलैंड उस पर फायर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो फैला होता है वो उड़ते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए रोलैंड मन ही मन कह रहा होता है मुझे पता था ये हमारी कमजोरी को पहले ही पता लगा लेगा। और फैक्ट ये है कि उसने दीवार के कमजोर हिस्से पर अटैक किया। इसका मतलब यह है कि उसके पास इंटेलिजेंस है। तभी आयनेक्स कह रहा होता है महाराज डीमन उड़ते हुए टाउन की तरफ बढ़ रहा है, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। क्योंकि देखते रोलैंड सेकंड डिवीजन के सिविलियन आर्मी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और बैक डिवीजन को यहीं पर ही दीवार पे रुकने के लिए कहता है। इसी के साथ वो सभी सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये डीमंस इतने समय में इतनी जल्दी सब कुछ सीख लेंगे। वो इंसानों के डिफेंसेस से बचने का तरीका भी जानते हैं। मैंने सोचा था कि ये सिर्फ नासमझ जानवर है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मैंने उन्हें कम आंका। अभी आयनेक्स कह रहा होता है देखो वो हमारे सामने है। जो कि देखते हुए वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है हे भगवान वो तो मेरा नाइबर है, मतलब मेरा पड़ोसी, कि क्या उस कमीने ने उसे खा दिया है। इसी के साथ हम उसी रास्ते पे खून के छींटे देखते हैं, जहाँ पे जमीन पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है और वो फैला वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और लोगों को मार रहा होता है। जहाँ पे ये देखते वो लोग कह रहे होते हैं शिट इस केओस में बंदूक चलाना ये इम्पॉसिबल है। अभी आयनेक्स कह रहा होता है तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, छत की ऊंची जगह पर चले जाओ और ध्यान रखो कि किसी भी लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग छत के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन उसे फैला के सर के ऊपर गोली मारता है, लेकिन वो जो बुलेट होती है वो उसके सर को छू के निकल जाती है, जहाँ पे वो फैला वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मौका देखते हुए आयनेक्स काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के, क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूँ? लेकिन अब मैं अपना बदला लूंगा, मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। और इसी के साथ वो उसे मार डालता है। सीन चेंज होता है, हमें हेरमेस पेरीमीटर नॉर्थ ऑफ ग्रे कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बड़े से वॉर्म को देखते हैं पे चढ़ रहा होता है, जहाँ पे एक पर्सन रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है ध्यान दो, अपनी पोजीशन बनाए रखो और किसी भी मॉन्स्टर को सेक्रेट सिटी में एंटर करने मत दो। इसी के साथ हम वहाँ के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो वॉर्म है वो उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। और इसी के साथ वहाँ पे चढ़ते हुए अपने मुंह को ओपन करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट है जो कि बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हम तो बर्बाद हो गए हैं, लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया जाता है। इसी के साथ हमें इनर सिटी नॉर्थ वॉल का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उस बड़ी दीवार के अंदर एक और बड़ी दीवार है, यानी कि बाहर से अंदर आना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है, क्योंकि दीवार के सामने एक बड़ी सी तालाब है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है एंटायर आउटर सिटी इसे हमने पूरी तरीके से खो दिया है। हालांकि चर्च यह भी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने छोटे नंबर से आखिर हम क्या करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने वही डिमोनिक बीस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो लेडी एक पिल निकालती है और सभी लोगों से कह रही होती है अपने अपने पिल को निगल लो और एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सभी उसी पिल को निगल लेते हैं, जहाँ पे अचानक से उनकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम देखते हैं उनके अंदर से एक रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पे वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है एनिमीज के लिए, नए हॉली सिटी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो ओपन होता है और इसी के साथ एक आदमी बाहर आता है, जहाँ पे इसके साथ काफी सारी आर्मीज भी होती है, जो कि देखते वो लोग कह रहे होते हैं जजमेंट आर्मी वो यहाँ पे आ चुके हैं। जहाँ पे लेडी मनीमन कह रही होती है क्या आखिर ये जजमेंट आर्मी क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर
अटैक कर देता है, जहाँ उनमें से जो एक नाइट होता है वो काफी इजीली अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है, जहाँ पे दूसरा नाइट अपने एक अटैक के साथ उस डिमोनिक बीस्ट को मार डालता है, जो कि देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे मन ही मन कह रही होती है वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि इसकी पावर एक हाइब्रिड के पावर को टक्कर दे सकती है। इसी के साथ हमें चर्च एस्पायर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि चर्च के अंदर का सीन, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बाहरी फाइट को नजर रख रहे होते हैं। और ये जो 3 लोग होते हैं ये 3 आर्च बिशप होते हैं। इसमें से एक आर्च बिशप कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हम जीतने वाले हैं, तो दूसरा आर्च बिशप टाइफून कह रहा होता है हमारी उम्मीदें जीत पर ही टिकी थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 ग्रेट किंगडम्स के रेनफोर्समेंट को एनहिलेट कर दिया गया है। उसकी बात सुनते हुए और एक आर्च बिशप हीदर कह रही होती है इसके अलावा उन्होंने हजारों पैदल और घुड़सवार सैनिकों को भेजा है, लेकिन वो सिर्फ इस बैटलफील्ड में एक कैनन फॉडर की तरह बन के रह गए। इसका मतलब यह है कि 4th ग्रेट किंगडम की बॉर्डर डिफेंस ये शायद नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। तो ये सुनते हुए वो दूसरा आर्च बिशप कह रहा होता है हालांकि हमने इस प्रोसेस में काफी सारे पिल्स को यूज किया है, इसी के साथ हमने जुडिकल आर्मी के एक बड़े हिस्से को भी खो दिया है जो कि चर्च के पावर का कोर थे। तो टाइफून उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, वेस्टलैंड में बीस्ट अपीयर हो गए हैं और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भागवत गीता कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अगर ये कॉन्टिनेंट एक साथ होकर अपनी पावर को एकजुट नहीं करती है तो इसका मतलब हम बस डिस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनते हुए हीदर कह रही होती है हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये इतना ज्यादा बुरा होगा, ह्यूमंस जस्टिस के खिलाफ झंडे लहराते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ चीजें ये डीमन से भी बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है, तो शायद हम डीमन से अलग नहीं है। तो टाइफून उससे कह रहा होता है हैदर अपनी ऐसी लैंग्वेज बंद करो, क्या तुम गॉड की विल के अगेंस्ट जाना चाहते हो? तो हैदर उससे कह रही होती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है आर्क बिशप टाइफून, और क्या गॉड ने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे? तुम्हें कैसे पता कि वो मॉन्स्टर से ज्यादा हमसे परवाह करते हैं या फिर नहीं? तो उसकी बात सुनते हुए टाइफून काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो कि देखते हुए आर्च बिशप मायने मनीमन कह रहा होता है ये सच है गॉड ना तो इंसानों को प्रेफर करता है और ना ही डीमंस का केयर करता है, वो सिर्फ उसी से प्यार करता है जो कि टॉप पर आता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बॉर्डर टाउन के कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी ग्रेव्स होती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उसी पर्सन को दफनाया जाता है जो कि उस डिमोनिक बीस्ट के हाथों शहीद हो गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस पर्सन के पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। और इसी के साथ रोलैंड उन सभी लोगों से कह रहा होता है अटेंशन, आज हम यहाँ पे 2nd डिवीजन के सिविलियन आर्मी मिस्टर एगी के निधन पर इकट्ठा हुए हैं। उसने डीमंस के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से फाइट किया और एक नोबल सैक्रिफाइस दिया। उसके बहादुरी ने बॉर्डर टाउन को प्रोटेक्ट किया, उसकी फियरलेसनेस ने हमारे घर को डिफेंड किया, हमारे फैमिली और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमेशा उसे याद करेंगे। इसी के साथ वो सभी उसके लिए प्रेयर करते हुए उसे दफना रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कार्टर रोलैंड के पास आता है और उससे कह रहा होता है महाराज आपका ये एक्शन। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कहता है क्या ये गलत है? तो कार्टर उससे कहता है नहीं, मुझे इसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने भी अपने लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। ये ना तो कोई अमीर फैमिली से थे और ना ही कोई नोबल फैमिली से थे, जहाँ पे आप बहुत ही मुश्किल से उनके नाम को जानते थे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है लेकिन ये अभी भी अच्छा लगता है ना? मैंने सुना है कि इस बॉर्डर टाउन में पहले कभी भी प्रॉपर फ्यूनरल नहीं हुआ है और इस तरीके की सेरेमनी सिर्फ रॉयल फैमिली और हाई नोबल फैमिली को ही दिया जाता है। हालांकि मौत इन लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं है, हर साल इस डीमन मंथ में कई सारे लोग मरते हैं और जो लोग बच जाते हैं उन्हें कभी भी ठीक से शोक मनाने का मौका नहीं मिलता। जहाँ जंगल में गड्ढा खोदकर उन्हें बेतरकीब तरीके से दफनाना ये बस वही कर सकते थे, लेकिन शहीद हुए सोल्जर को एक अच्छा फ्यूनरल देना ये लोगों के मोरल को बूस्ट करता है। और जब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि वो लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे इस आर्मी में थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है विल पावर ये कहीं ना कहीं से तो आता है और इस तरह हर रोज ट्राई करने से ही रिजल्ट दिखना शुरू होगा, और ये श्योर करने के लिए कि बॉर्डर टाउन सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे मुझे और भी ज्यादा कोशिश करनी होगी, और अगर मैं यहाँ पे कैनन बना सकूं तो यहाँ पे हमारी जो दिक्कत है ये और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तभी हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एगी के वाइफ को देखते हुए कह रहे होते हैं क्या वो एगी का वाइफ नहीं है? ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, उसके अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर वो लोग कैसे जिएंगे? और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम नहीं जानते हो हमारे महाराज ने स्पीच के दौरान अपने प्रॉमिस को पूरा किया है, एगी की पत्नी को एगी का सैलरी और इसी के साथ एडिशनल चीजें भी मिलेगी, और मुझे लगता है कि इसे सर्वाइवर्स पेंशन कहा जाता है। तो उसकी बातें सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये सच है, मैंने फर्स्ट रैंकिंग नाइट को एगी के वाइफ को एक पैसे का बैग देते हुए देखा था और मैंने सुना है कि उन्हें खाना और जलाने वाली लकड़ियां भी मिलेगी, तो जरूर उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत
नहीं है। तो और एक पर्सन कह रहा था महाराज इतने ज्यादा दयालु है कि मुझे आगी से जलन हो रही है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि वैन को कुछ एहसास होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दीवार के पीछे एक पर्सन छुपा हुआ है, जहाँ पर उसे देखने के लिए वैन आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे एक पर्सन आवाज देते हुए कह रहा होता है, वैन आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो वैन उससे कहता है कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है कि ये मेरी इमेजिनेशन है, मुझे लगा कि वहाँ पे कोई है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम रोलैंड को देखते हैं जो कि एना के सामने होता है, जहाँ पे उससे कहता है, एना तुम्हारे काम को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन बताओ तुम्हारे प्रोग्रेस ये कैसी चल रही है? क्या तुम ब्लंडर बस के लिए बैरल बनाने में सक्सेसफुल रहे? उसकी बातें सुनते हुए वो से कह रही होती है, एक नई स्टीम पावर्ड बोरिंग मशीन के साथ बाकी काम ब्लैक स्मिथ पर छोड़ा जा सकता है और वो इस तरह के काम में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन बात बस इतनी है कि जब भी लाइटनिंग उसे देखने के लिए आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ सभी ब्लैक स्मिथ उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, हाँ तभी मैं सोच रहा था कि हाल ही में मैंने उसे इधर उधर क्यों नहीं देखा। तभी वो एक मैप बाहर निकालता है और कह रहा होता है, खैर मैं आज यहाँ पे हूँ ताकि तुम मेरे लिए ये चीज बना सको। इसी के साथ वो उसी प्रोजेक्ट को दिखाता है, जहाँ पे एना ये देखते हुए कह रही होती है, ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी गन है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, हाँ ये कुछ हद तक ऐसा ही है, मैंने एक 12 पाउंड के कैनन का एक रफ ब्लूप्रिंट बनाया है और ये वो सबसे अच्छी चीज है जो कि मैं भी सोच सकता हूँ। हालांकि मैंने बैरल के अंदर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कुछ 12 पाउंड की स्टील बॉल्स डाली थी, लेकिन मेरे पास उसे मेजर करने के लिए अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उन्हें मापने के लिए अपने हाथों का यूज किया। हालांकि अगर ये फेल हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हुए इसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ एना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जमीन पर बने हुए इस 2 बड़े से होल को गर्म करके इसे हार्ड कर दो और फिर कुछ स्टील को पिघलाकर उसके अंदर डाल दो। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती, ठीक है मैं ऐसा करती हूँ। और इसी के साथ वो कुछ स्टील को लेते हुए उसे पिघलाकर उसी छेद के अंदर डाल रही होती है, जहाँ पे वो उसे घूर रही होती है। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, एना इस पिघली हुई मेटल को देखने की कोशिश मत करो, ये काफी ज्यादा ब्राइट है। तो उसकी बात सुनते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तो ये देखते हुए रोलैंड आगे बढ़ता है और रुमाल निकालते हुए उसके पसीने को पोंछता है और ऐसा करते हुए वो दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए कार्टर मनी मन कह रहा होता है, महाराज ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जो हो रहा है उस पिघले हुए मेटल से भी ज्यादा चमकीली है। अभी हम देखते हैं कि रोलैंड उससे कह रहा होता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। खैर मैं किचन से रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हारे लिए एक ब्लैक पेपर स्टेक बनाऊंगा। उसकी बातें सुनते हुए एना शर्मा रही होती है। तभी हम उस दीवार के पीछे देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन ये सब देख रहा होता है और ये सब देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे वो कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, मुझे जल्दी से मैजेस्टी को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, ग्रे कैसल का 4th प्रिंस वो पब्लिकली विचेस को रहने के लिए दे रहा है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है। तभी हम वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर वो आदमी मनी मन कह रहा होता है, इन बेवकूफों को भी कुछ कर्ज का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लगता है कि ये लोग अपना दिमाग पूरी तरीके से खो चुके हैं। वो हर दिन पूरी की पूरी सिटी में दौड़ते रहते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? और जब डीमंस यहाँ पे घुसपैठ कर लेंगे तो इनका बचना ये मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस टाउन में डेफिनेटली अजीब चीजों की कमी नहीं है। एक दीवार जो कि अचानक एक दिन में सामने आ जाती है, इसी के साथ मेटल की अजीब चीजें जो कि अजीब सी आवाज निकालती है और डीमंस को मार सकती है। लेकिन इन सभी से खराब ये 4th प्रिंस है और इसी के साथ ये सभी लोग अपने आप को विचेस के बिजनेस में उलझा रहे हैं और इनके सोल ये जरूर डेविल के जरिए पोजेस किया गया होगा। और अगर किंग तिमोथी ने हाई सैलरी को ऑफर नहीं किया होता तो मैं कभी भी एक स्पाई के रूप में इस कर्स टाउन में नहीं आता। खैर मुझे खुशी है कि मुझे कुछ अच्छा मिला और एक बार जब किंग तिमोथी को ये सब पता चल जाएगा तो मुझे जरूर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी वहाँ पे वैन आता है और उसे रोक लेता है और अपने साथ उसे कह रहा होता है, ये एक जासूस है, उसे भागने मत दो। जो कि देखते हुए वो स्पाई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है, शिट आखिर उसने मुझे कैसे डिस्कवर किया? क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि 4th प्रिंस ने डेविल के पावर को पा लिया है? इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम बैरव को देखते हैं जो कि मनी मन कह रहा होता है, मैं महाराज पर यकीन नहीं कर सकता, उन्होंने मुझसे विलो टाउन से 2 सेल बोट खरीदने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं कैप्टन और क्रू को हायर करने में लापरवाह रहूं। हालांकि मुझे सरकारी बॉर्डर टाउन के लीगल और ट्विजरी डिपार्टमेंट की पूरी पावर का स्वाद चखा दिया गया है। सच में महाराज के ऑर्डर कभी कभी बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, ये थोड़ा सा नॉर्मल होता तो फिर सही रहता। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि आते हुए कह रहा होता है, मिस्टर बैरव एक और चूहा यहाँ पे पकड़ा गया है। तो ये सुनते बैरव कहते क्या उन्हें उससे कुछ मिला है? तो पर्सन कह रहा होता है, उसका नेम कोल है और इसी
इसी के साथ उसका निकनेम ग्राउंड हॉग है और वह सेकंड प्रिंस के जासूस है। उसने बॉर्डर टाउन के एक रेजिडेंट को मार डाला और ये प्रिटेंड किया कि वो उनका रिश्तेदार है और वो कई महीनों से बॉर्डर टाउन में एक फेक पहचान के रूप में रह रहा था, जहाँ पे हमें उसके पास से कई सारी चीजें मिली है, साथ ही कुछ पैसे और एक लेटर भी मिला है। ये कहते हैं वो उस लेटर को बैरफ को दे देता है और कह रहा होता है ज्यादा जानकारी के लिए उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है, तो सर बताइए हम उनके साथ क्या करें। तो ये सुनते बैरफ कह रहा होता है ये तो पहले जैसे ही होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। और इसी के साथ वो उस लेटर को देखते हुए मनीमन कह रहे होते हैं सच में यही फोर्थ प्रिंस है। और इसी के साथ वो उनकी बातों को याद करते हैं, जहाँ पे कुछ समय पहले वो प्रिंस से कह रहे होते हैं महाराज टाउन पर ऐसे बहुत सारे आंखें हैं जिन पर आपके खुद के भाई बहन काम कर रहे हैं और ये कंक्रीट और फायर आर्म्स का ये न्यूज ये कभी न कभी एक न एक दिन लीक हो ही जाएगा और इसे डिफेंड करने के लिए हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से कह रहा होता है ऑफ कोर्स हमारे पास काफी है, बॉर्डर टाउन के हर एक लोग पर हमारी अपनी नजर होगी। इसी के साथ तुम एक डिग्री लिखो कि इस टाउन में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमारे फूड स्टोरीज को जलाने की कोशिश की है। इसके अलावा ज्यादातर जासूस खुद को किसी भी तरीके से मर्चेंट या फिर रिलेटिव्स के रूप में छिपाएंगे, तो अगर किसी को भी कुछ भी सस्पिशियस दिखाई दे तो उन्हें तुरंत सिटी हॉल में रिपोर्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और बस रिजल्ट के लिए वेट करो। जहाँ पे ये सब याद करते हुए बैरफ कह रहा होता सच में प्रिंस अपने दिल और दिमाग को एकदम डेविल के लायक यूज कर सकते हैं और वो एक ऐसा डेविल है जो कि स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट से भी नहीं डरते हैं। इसी के साथ वो उसी पेपर को जला देता है। सीन चेंज होता है, हमें ग्रे कैसल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तिमोथी को देखते हैं जिसके सामने कुछ लोग होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है मेरा शाही हुक्म ये पूरी तरीके से जारी हो चुका है और अभी तक मेरा कोई भी भाई बहन इस कैपिटल पर नहीं लौटा है। तो ड्यूक बुलेट इस सिचुएशन पर आपके थॉट्स क्या है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो ड्यूक बुलेट कह रहा होता है मैजेस्टी आपके भाई रोलैंड विंबलडन ने एक रिप्लाई भेजा है। उनका ये कहना है कि एक बार जब ये डीमन मंथ खत्म हो जाएगा और जब उनके लोग सेफ रहेंगे तब वो इस कैपिटल पर वापस लौटने के बारे में सोचेंगे। हालांकि तो तिमोथी कहता है क्या हालांकि क्या? तो ड्यूक बुलेट उससे कह रहा होता है वो आपको हाइनेस के रूप में कहना पसंद करते हैं, मैजेस्टी के रूप में नहीं। तो उसकी बातें सुनते हुए तिमोथी मनी मन कह रहा होता है मेरे मूर्ख भाई, अगर तुमने मुझे ठीक से एक राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया होता तो मुझे तुम्हें इस रॉयल फैमिली के एक मेंबर के रूप में एक टेरिटरी देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये वेरिएबल ओपोजिशन आखिरी तुम्हारी क्या काम आएगा? इसी के साथ वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। खैर मेरी छोटी बहन और फिफ्थ प्रिंसेस के बारे में क्या ख्याल है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है मैजेस्टी वो डिसअपीयर हो चुकी है। तो तिमोथी कहते हैं क्या डिसअपीयर से तुम्हारा क्या मतलब है? ड्यूक बुलेट उससे कह रहा होता है उसने मेरे मैसेंजर से ये कहा है कि वो एग्री करती है, लेकिन एक सप्ताह बाद सिल्वर सिटी के रॉयल रेजिडेंस पर उसका कोई भी निशान नहीं मिला और दूसरे गायब लोगों में उसका बटलर और 2 नौकर भी शामिल है। मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये सब सुनते हुए तिमोथी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है उन्हें लगता है मैं आम लोगों के रगों में शाही खून कभी बहने नहीं दूंगा। तो वो ड्यूक बुलेट उससे कह रहा होता है ये नेचुरल है मैजेस्टी। तो तिमोथी उससे कह रहा होता है क्या मेरी तीसरी बहन गार्सिया विंबलडन के बारे में क्या? वो अभी भी एक रेबल है ना? अगर वो जिद्दी होने पर जोर देती है तो मुझे कुछ और फोर्सफुल तरीके ढूंढने होंगे। खैर ड्यूक वाइक तुम साउथर्न बॉर्डर पे ड्यूक जोसेफ से कांटेक्ट करो। क्या उसने गार्सिया को क्लियर वाटर पोर्ट को छोड़ने के लिए और उसे वापस जाने के लिए मजबूर किया है क्या? तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और कह रहा होता है मुझे अभी साउथ से एक न्यूज रिसीव हुई है, वो भी आपके सिस्टर के बारे में है। आपकी सिस्टर गार्सिया विंबलडन उसने साउथर्न बॉर्डर के ड्यूक जोसेफ काल को डिफीट कर दिया है और हॉग सिटी अभी उसके कंट्रोल पर है। तो ये सुनते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो नाइट कह रहा होता है और उसने आसपास के ड्यूकों की सहमति से खुद को क्लियर वाटर पोर्ट की रानी घोषित कर दिया है। इसी के साथ ग्रे कैसल का एंटायर साउथर्न हाफ वो आजाद हो चुका है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बॉर्डर टाउन के साउथ रिवर का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हम वहाँ पे आयरन एक्स और कार्टर को देखते हैं, जिनके हाथों में एक बड़ा सा कैनन होता है जो कि वो दोनों यहाँ पे लेके आए हुए होते हैं। जहाँ पे रोलैंड उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है तुम सभी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसके लिए थैंक यू। तो कार्टर कह रहा होता है महाराज ये जो चीज है ये काफी ज्यादा भारी है, इसी के साथ आपने मुझे इसकी रक्षा करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आखिर इस बड़े से चीज को चुराने की कोशिश कौन करेगा?
उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, मैंने पहले कहा कि ये कोई थिंग माँ बॉब नहीं है, ये स्टील के ऊपर खून पसीने से की गई एक मेहनत का नतीजा है। तो आखिर एक फेलो मैन के रूप में तुम इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हो? तभी वहाँ पे वही लाइटनिंग आती है और कह रही होती है, महाराज क्या मैं इसके बैरल को साफ करना शुरू कर सकती हूँ? तो वो उससे कह रहा होता है, हाँ सिर्फ प्रोटोकॉल को फॉलो करो। तो उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग उसे साफ करने लगती है। यहाँ पर कार्टर रोलैंड से कह रहा होता है, महाराज क्या आपने सच में विश से लेबर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं कोई भी नया इन्वेंशन करता हूँ तो वो मेरा काम फ्री में कर देगी, और जब तक मैं उसे खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर देता रहूंगा तब तक उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही वो किसी चीज की मांग करेगी। तो आखिर में ऐसे ऑफर को इनकार कैसे कर सकता था? तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग उसके सामने आ जाती है और इसे कह रही होती है, महाराज बैल की सफाई हो चुकी है, बताइए अब आगे क्या करना है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड सभी लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम सभी लोग देख रहे हो? पहला कदम ये श्योर करना है कि बैल के अंदर कुछ फंसा हुआ है या फिर नहीं, और इसके बाद गन पाउडर और कैनन बॉल को इस बैरल के अंदर डालना है। वैसे ध्यान से मेरी बात सुनना और इस कैनल को हैंडल करने के पॉइंट पे ध्यान देना। इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइटनिंग उसी गन पाउडर और उसी कैनन बॉल को बैरल के अंदर डाल देती है, जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है, सबसे पहले बारूद डालो और फिर कैनन बॉल अंदर डालो और ये श्योर करो कि ये टाइट रहे। इसी के साथ आखिर में इस कैनन के एक छेद में एक फ्यूज लगाओ और इसके साथ ये कैनन चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसी के साथ वो सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है, जहाँ पे वो एक मशाल लेते हुए आगे बढ़ता है और उस कैनन पर आग लगा देता है, जहाँ पे वो कैनन उसी बॉल को शूट करती है और वो जो कैनन बॉल होता है वो काफी ज्यादा दूर जाते हुए सामने टारगेट पर जाके लगता है, जो कि देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वैन कह रहा होता है, ये तो डिस्ट्रक्टिव है। तो आर नेक्स्ट प्रेयर करते हुए कह रहा होता है, वाह ये सब भगवान की देन है। यहाँ पर लाइटनिंग ये देखते हुए कह रही होती है, ये तो अमेजिंग है। तो रोलैंड कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस हो चुका हूँ और ये जो कैनन बॉल है ये अपने टारगेट को हिट करने के बाद लगभग 100 मीटर तक और आगे गया। इसी के साथ वो सिर्फ उस टारगेट को देखते हैं, जहाँ पे रोलैंड कह रहा होता है, एक 12 पाउंड की कैनन, इसकी रेंज थियोरेटिकली 1000 में हो सकती है और ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तभी कार्टर वहाँ पे आता है और कह रहा होता है, आखिर ये कितनी खतरनाक पावर है, इससे तो पूरी की पूरी आर्मी को उड़ाया जा सकता है। हालांकि महाराज ये जो वेपन है ये काफी ज्यादा भारी है और अगर ये सड़क पर किसी गड्ढे से टकराता है तो ये बेकार हो जाएगा। इसके अलावा इसे जलाने के लिए हर बार सफाई और लोडिंग की जरूरत होगी, जहाँ गन पाउडर और कैनन बॉल के साथ ये बंदूक और भी ज्यादा भारी हो जाती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसे चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, सचमुच लेकिन ये इसके लायक है और 2 या 3 कैनन के साथ ड्यूक, मेरा मतलब डीमंस, हम उस बड़े टर्टल जैसे मॉन्स्टर को भी इस दीवार तक आने से रोक सकते हैं। और इसी के साथ मैं शिप के वेट प्रॉब्लम को भी कम करने का प्लान बना रहा हूँ और वेरोब वो बिलो टाउन से कुछ सेलबोट खरीदने का काम कर रहा है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, वैंडी की एबिलिटी जो कि वाइंड मैनिपुलेट है, उसके साथ बोट की स्पीड को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और तेजी से चीजों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और तब हमारी आर्मी ये और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हम इससे एक ड्यूक को भी आसानी से हरा पाएंगे। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बैरव से कह रहा होता है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि देखते हुए रोलैंड काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? तो बैरव से कह रहा होता है, ये सच है महाराजा, एक डबल मास सेलबोट की कीमत लगभग 80 से 120 गोल्डन रॉयल्स के आसपास है। हालांकि ये कॉस्ट सिर्फ बिल्डिंग कॉस्ट है, इसमें जो क्रू लगेगा ये तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, जहाँ पे सेलर्स, एक हेल्प्समैन और एक कैप्टन को मिला के इस पूरे क्रू की कॉस्ट 200 गोल्डन रॉयल्स होगी। और अभी के लिए सिटी हॉल में जो खजाना बचा हुआ है वो सिर्फ 315 गोल्डन रॉयल्स है और अगर हम सेलबोट को खरीदने के लिए सारा पैसा खर्च कर दे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और अगले महीने सिविलियन आर्मी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मुझे किसी क्रू की जरूरत नहीं है? तो वो उससे कह रहा होता है, लेकिन महाराज विलो टाउन के लोग इस तरह से काम नहीं करते हैं, क्रू बोट को फॉलो करती है और अगर तुम एक बोट खरीदना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें किराए पर भी लेना होगा। यहाँ पर हम क्लियर वाटर पोर्ट, सिब्रीज टाउन और नॉर्थ वॉच पीक जैसे कई सारे कोस्टल सिटीज से बोट्स ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर हम उन जगह पे खरीदारी करेंगे तो हमें और भी ज्यादा खर्चा होगा।
तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड को एक आइडिया आता है जहाँ पे वो कह रहा होता है तो फिर ये कैसे रहेगा कि हम अपनी बोट खुद बनाएं। तो इसकी बातें सुनते हुए भैरव बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या महाराज आपने क्या कहा, लेकिन आखिर आप ऐसा कैसे करने वाले हैं। तो रोलैंड कह रहा होता है सबसे पहले इस बोट को लगभग 30 लोगों के क्रू के साथ 1 या फिर 2 कैनन का ट्रांसपोर्ट करने में किया जा सकता है, जहाँ पे हमें रोवर्स की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेंडी की पावर का यूज कर सकते हैं। और आखिर में हमें एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज और सिविलियन आर्मी को बोट चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम एक फ्लैट बॉटम बैरेज को बनाने वाले हैं। तो भैरव से कह रहा था लेकिन सर अगर हम इसे बनाने जा रहे हैं तो आखिर आप इसे किसके साथ बनाने जा रहे हैं। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है हाँ ये तो एक गुड पॉइंट है, लकड़ियाँ हल्का होता है लेकिन आखिर हम पूरे के पूरे बोट को कैसे बनाएंगे। अगर हम एक बेड़ा बनाते हैं तो ये जल्दी टूट जाएगा, लेकिन मैं एक मेटल बोर्ड के लिए एना की हेल्प ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बैरल्स बनाने के लिए सारे के सारे मेटल्स को खर्च कर दिया है और मेरे पास बोट बनाने के लिए उतने ज्यादा पैसे भी नहीं है। तभी उसे कुछ याद आता है जहाँ पे वो क्या रहा होता है रुको मुझे अभी कुछ याद आया है, दीवार बनाने के बाद हमारे पास 1 टन कंक्रीट बचा होगा, तो चलो चलते हैं कंक्रीट की एक बोट बनाते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए भैरव बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है अगर हम इसे बनाने के लिए लकड़ी का यूज करें और अगर इसे स्टील के छड़ों से बदल दे तो हमें कंक्रीट का बोट बना सकते हैं, ये सस्ता आसान और टिकाऊ होगा। तो भैरव जल्दी से कार्ल से इस बोट को बनाने के लिए टेम्पररी वर्कशॉप बिल्ड करो। तो ऐसे भी ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक बड़ा सा घर चाहिए होगा जो कि काफी चौड़ा होना चाहिए और दीवारों से घिरा होना चाहिए और वो इस तरह हो जिसे जल्दी से बनाया जा सके। इसी के साथ वो स्केच बनाते हुए कह रहा होता है खैर मैं जल्दी इसका स्केच तैयार कर लूंगा। उसे देखते हुए भैरव उससे कह रहा होता है महाराज एक बार डिसीजन लेने के बाद आप सचमुच पीछे नहीं हटते हैं, है ना। इसी के कुछ समय बाद हमें रिवर साइड टेम्पररी बोर्ड वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लाइटनिंग को देखते हैं जो कि रोलैंड के पास आते हुए कह रही होती है महाराज आखिर आप इस बार कौन सी नई आविष्कार कर रहे हैं। इसी के साथ वो देखती है कि ये जो काम होता है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तो कि देखती वो कह रही होती है ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लगता है ये एक बड़ी सी बाथटब है, ऐसी बड़ी चीज आप पर ही फिट होती है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है ये कोई बाथटब नहीं है, ये एक नाव है। तो लाइटनिंग कह रही होती कि क्या एक नाव, लेकिन मैंने कभी भी इतने बड़े आकार का नाव नहीं देखा है, क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं। इसी के साथ वो उसके पास आती है और उससे कह रही होती है मेरे पिता थंडरबोल्ट दुनिया के सबसे अच्छे एक्सप्लोरर है और मैं शिप में ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है थंडरबोल्ट आखिर ये कौन है, मैंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। तो वो उससे कह रही होती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने ये नाम थंडरबोल्ट पहले कभी नहीं सुना हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ये सब देख के वेंडी कह रही होती है मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लाइटनिंग महाराज के साथ इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमें यहाँ पे आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है वो हमेशा एनर्जेटिक और ऑप्टिमिस्टिक रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एसोसिएट है या फिर बॉर्डर टाउन, वो हमेशा अपने आप में ही रहती है। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी थोड़ी सी उदास हो जाती है और कह रही होती है एसोसिएट मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हमारे सिस्टर वो सेफ है। इसी के साथ हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एसोसिएट के विचेस को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है टीचर डीमंस हमारे सामने ही है। ये सुनते हुए वो सैरा लीव से कह रही होती है लीव मुझे नीचे उतारो और जाओ उनकी मदद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए लीव अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है जहाँ पे ये सब देखते हुए सैरा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है नाइटिंगेल तुम कमी नहीं कहीं की, अगर ये तुम्हारी स्कीम नहीं होती तो मैं यहाँ पे खुद खड़े रहकर फाइट कर पाती, लेकिन एक बार जब मैं हॉली माउंटेन को ढूंढ लूँ और सारे के सारे विच को असेंबल कर लूँ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसी के साथ वेंडी और लाइटिंग मैं तुम दोनों को भी कभी माफ नहीं करूंगी, हॉली माउंटेन के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक बीस्ट आते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे लीफ अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें काफी इजीली रोक लेती है। जहाँ पे जो और एक विच होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें मार देती है, जो कि देखते हुए सहरा मनी मन कह रही होती है ये विच की असली ताकत है, अगर हम मॉडल्स होते तो हमारी नन्ही जान ये तुरंत डीमंस के हाथों खत्म हो जाती, लेकिन एक बार जब हम हॉली माउंटेन को पा लेंगे तो कर्स्ड चर्च समझ जाएगी कि हम विचेस मिस्टीरियस पावर से ब्लेस्ड और गॉड के चिल्ड्रन हैं। तभी लीफ और बाकी सभी उसके पास आते हैं जहाँ पे लीफ कह रही होती है चलिए टीचर चलते हैं। तो वो कह रही होती है नहीं देर हो रही है, चलो यहाँ पे आराम करते हैं।
इसी के साथ वो और एक बिच स्टैच्यूट से कह रही होती है जल्दी से फ्लूड को क्लियर करो, और साथ ही वो और एक बिच सही मोड से कह रही होती है हर किसी के हॉली माउंटेन बैच को गर्म करो। तभी अचानक सारा की नजर अपने सामने पड़ती है जहाँ पे वो चीज देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है रुको, आखिर ये क्या है, क्या ये वही हॉली माउंटेन है? तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अपने सामने की तरफ एक बड़े से सिटी को देखते हैं जहाँ पे सारा कह रही होती है उन टावरों को देखो, ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान को छू रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्हें इंसानों ने बनाया हो। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती सिस्टर्स, ये वो सिटी है जिसे गॉड ने हमारे लिए बनाया है, हॉली माउंटेन, तो ये वही है, आखिरकार हमने इसे ढूंढ लिया है। तो ये देखते उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या ये सच है? तो उसे ऐसी बातें करते हुए देख लीफ उससे कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या यहाँ पे कुछ गलत है? तो वो लेडी कह रही होती है सारे बुक हॉली माउंटेन को एक गोल्डन और एक प्लेंटीफुल प्लेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीजें अजीब है जो कि उन इम्प्रेशन में धसी हुई है। मैं सच में नहीं देख सकती हूँ कि आखिर ये क्या है, लेकिन ये बिल्कुल भी गॉडली नहीं लगता है। तभी सारा चिल्लाते हुए क्या रही होती है सिस्टर्स देखो ये हॉली माउंटेन ये ठीक हमारे सामने है, बस एक और कदम और हम शांति पालेंगे। ये कहते हुए वो उन्हें आगे ले जाने के लिए कहती है, जो कि देखते हुए लीव घबराने लगती है और नाइटिंगेल की बातें याद करने लगती है जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो टीचर ये कभी भी आराम नहीं करेंगे। और ऐसे ही वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इसी बीच उनमें से एक की मौत हो जाती है जहाँ पर उसे देखते हुए लीफ अफसोस मना रही होती है। तभी सारा उसे देखते हुए क्या रही होती है पीछे मत रहो, हमारे पास सरली को दफनाने का वक्त नहीं है, अगर हम उसे यहीं पर ही छोड़ देंगे तो ये धरती भी उसे अपने नाम कर लेगी। जहाँ पे ये देखते लीफ रोते हुए क्या रही होती है अगर मैंने उस बीस्ट को समय से पहले ही रोक लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो और एक लेडी उसे कह रही होती है ऐसा मत कहो, चलो यहाँ से चलते हैं। तो लीफ उसे कह रही होती है शर्ली को इस जगह पे नहीं मरना पड़ता, ये सब मेरी गलती है। तब इनमें से और एक लेडी कह रही होती है टीचर हम इतने लंबे से चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो हॉली माउंटेन नहीं मिला है और वो अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर है, इसी के साथ अंधेरा हो रहा है जिसका मतलब यह है कि मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे आते होंगे। तो हमारे सिस्टर्स की सुरक्षा के लिए हमें एक अच्छा जगह देख के कैंप लगाना होगा। तो सारा चिल्लाते हुए कह रही होती है नहीं हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं हमने यहाँ पे पहुँचने के लिए पूरी दोपहर बिता दी है और हम बिल्कुल भी नहीं रुके, हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो सारा कह रही होती है ये एक टेस्ट है जहाँ गॉड हमारे टेस्ट ले रहे हैं, तो प्रिजर्वेंस के बिना हम कभी भी हॉली माउंटेन तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसे सहन करो और आगे बढ़ते रहो। अभी वो जो लेडी होती है जो कि उसे लेके आगे बढ़ रही होती है वो कह रही होती है सिस्टर्स देखो वो हॉली माउंटेन वो गायब हो गया है। इसी के साथ वो देखते हैं कि उनके सामने कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते सारा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है कि अंधेरा हो रहा है इसलिए हम उसे और नहीं देख पा रहे हैं। अभी और एक लेडी कह रही होती है नहीं टीचर सच में हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सारी बातें सुनते हुए लीफ मनी मन कह रही होती है एक ऐसा सिटी है जिसके करीब कोई नहीं पहुंच सकता और स्काई में बना हुआ एक इल्यूजन जो कि सनसेट के दौरान गायब हो जाता है। इसी के साथ वो कहती है हम लोगों को फंसाया गया है, यहाँ पे कोई भी हॉली माउंटेन नहीं था, ये बस एक मिराज था और हम एक मिराज को देख रहे थे। तो उनमें से एक लेडी कह रही होती है क्या मिराज, लेकिन आखिर ये क्या चीज है? तो लीफ कह रही होती है मैंने इसे पहले लाइटनिंग की कहानियों में सुना था, ये आमतौर पर समुद्र या फिर रेगिस्तान पे होता है, लेकिन ये चीज जमीन पर दिखना ये काफी ज्यादा रेयर होता है और ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एक इल्यूजन देख रहे हैं। रियल जो सिटी है वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हो सकता है और ये बिल्कुल भी हमारे आगे नहीं है। तो सारा कह रही होती है तो इसका मतलब वो सिटी सच में मौजूद है और वो गायब नहीं हुआ है ना? तो लीफ उससे कह रही होती है मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। तब में से एक लेडी कह रही होती देखो हमारे सामने से कुछ आ रहा है। तो और एक लेडी कह रही होती है कि क्या फिर से डीमंस, आखिर ये कितने सारे हैं? तो पहली वाली लेडी कहती है नहीं मुझे ठीक से नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से उस पर एक अटैक होता है और इसी के साथ वो मारी जाती है, जो कि देखते हुए लीफ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है जहाँ पे अपने सामने काफी सारे डीमंस को देखती है, जहाँ पे वो कहती है ये डीमंस है। ये सब देखते हुए सारा कह रही होती है हमारी एनिमी का सामना करो, उन्हें रोको। इसी के साथ हम उन्हें डिमोनिक डीमंस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब होते हैं, जैसे कि मानो ये कोई जंगली ट्राइब हो। खैर हम देखते हैं कि उनमें से एक लेडी अपनी शैडो का यूज करती है और उन वुल्व्स को निगल लेती है, लेकिन बाकी जो दोनों मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पे वो उनके पास आते हुए उनमें से एक को खत्म कर देते हैं। ये देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, वो घबराते हुए नीचे बैठ जाते हैं। जहाँ पे उनमें से और एक मॉन्स्टर उस दूसरी लेडी को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि अपनी फायरबॉल का यूज करते हुए उसे पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हम दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि उसे मॉन्स्टर पर
अटैक करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे किक मारते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जो कि देखते लीफ भी अपने वाइन से उसी डिमोनिक बीस्ट को पकड़ने लगती है। जहाँ पे देखते सैरा अपनी डिमोनिक स्नेक का यूज करती है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है। जहाँ पे लीफ सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तभी और एक मॉन्स्टर लीफ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये देखते वो दूसरी लेडी अपने शैडो का यूज करती है और एक दलदल क्रिएट करते हुए उस मॉन्स्टर के एम को बिगाड़ देती है। लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार डालता है। ये सब देखते हुए लीफ बहुत ही ज्यादा उदास होती है। वो रोते हुए कह रही होती, नहीं ऐसा कैसे सकता है। तभी वो जो डिमोनिक मॉन्स्टर होता है वो सैरा की तरफ करीब बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे ये देखते हुए सैरा अपनी डिमोनिक स्नेक का यूज करती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट के चेहरे पे लगा हुआ उसी पाइप को काट देता है, जिससे कि एक रेड फॉग बाहर निकलने लगती है और ये रेड फॉग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसकी वजह से सैरा मारी जाती है। जहाँ पे ये देखते लीफ और भी ज्यादा हैरान हो रही होती है। अभी वो डिमोनिक बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है, और ये सब उसके मास्क की वजह से हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बैग लगा हुआ होता है जिसका जो पाइप होता है वो उसके फेस से कनेक्ट होता है। जहाँ पे लीफ को इसकी कमजोरी की पता लग जाती है, तभी वहाँ पे और एक डिमोनिक बीस्ट काफी जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि वो उसे दलदल में फंसा हुआ है, जो कि देखते लीफ मन ही मन क्या रही होती है। इस डीमन की वीक पॉइंट वो उसकी फेस है और इसी के साथ वो अपने पास पड़ी हुई एक क्रॉसबो को देखती है, जहाँ पे वो उसे उठाते हुए उस डिमोनिक बीस्ट पर शूट कर देती है, जिससे कि उसका जो मास्क होता है वो टूट जाता है और वो गैस बाहर निकलने लगता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर मर जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी जोर से रोती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें बॉर्डर टाउन के बैटल ग्राउंड हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिनके सामने नाना बिस्तर पर लेटी हुई होती है, जहाँ पे वो घबराते हुए कह रही होती है कि क्या मैं मर जाऊंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए उसके डैड कहते हैं, नहीं तुम नहीं मरोगी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो रोलैंड भी क्या रहा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि भले ही ये एक विच के रूप में मैजिकल पावर का तुम्हारा फर्स्ट बाइट है और तुम हर दिन अपनी मैजिकल पावर को रिलीज कर रही हो, तो मुझ पर यकीन करो तुम इससे शांति से निपट लोगी। तभी उसके डैडी उससे कह रहे होते हैं, अगर तुम्हें दर्द हो तो प्लीज अपने पापा का हाथ पकड़ लेना, ठीक है। वैसे भी हॉस्पिटल पर काम करते करते तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तो तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व है। तभी वहाँ पे वैंडी आती है और क्या रही होती है, महाराज सही है, ये सिर्फ पहली बार है और ये एंटीफेज इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, और अगर तुम इस पर ध्यान देते हो तो तुम आसानी से इसे पार कर लोगे। तभी यहाँ पे रोलैंड आता है और सोने के सिक्के को दिखाते हुए क्या रहा होता है, मैजिक ट्रिक्स, मैं तुम्हारे सामने कुछ कॉइन्स के ट्रिक्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो लाइटनिंग वहाँ पे आते हुए क्या रही होती है, हाँ, और मैं तुम्हें एडवेंचर्स की स्टोरी भी सुना सकती हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। तभी वो रोलैंड से कह रही होती है, तो वैसे ये तरकीब है, क्या ये एडवेंचर की स्टोरी से ज्यादा मजेदार होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे महाराज क्या तुम अपने पॉकेट से कबूतर निकाल सकते हो? तो ये सुनते रोलैंड क्या रहा होता है, बकवास करना बंद करो, वैसे भी आखिर थंडरबोल्ट इंसान आखिर ये कौन है और वो फेमस क्यों नहीं है? तभी नाना के डैड चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, अरे तुम लोग शांत हो जाओ, मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एन आती है, जो कि नाना के पास आती है और क्या ये होती, देखो इसमें हर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, तो प्लीज जिंदा रहना। और इसी के साथ आधी रात ऐसे ही बीत जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी उसके पास ही बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे रोलैंड उबास लेते हुए क्या रहा होता है, ये लाइटनिंग ये काफी ज्यादा तेज है, इतनी देर तक बातें करने के बाद भी उसे अभी तक प्यास नहीं लगी है और उसका गला भी नहीं सूखा है, क्या वो बातें करते करते थक नहीं जाती है? यहाँ पर हम लाइटनिंग को देखते हैं, जो कि नाना को अपनी कहानी सुनाते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और मजे मजे में अपनी कहानी सुना रही होती है, लेकिन यहाँ पर नाना तो सो रही होती है। दूसरी तरफ रोलैंड नाइटिंगेल से कह रहा होता है, वैसे नाना के मैजिक क्या ये चेंज हुआ? तो उससे कह रही होते, नहीं मैंने अभी तक इसे डिटेक्ट नहीं किया है। तो ये सब देख कर रोलैंड क्या रहा होता, अच्छा तो ऐसी बात है। इसी के साथ ये सचमुच काफी ज्यादा बेकार है कि हमारे पास टाइम को मापने की कोई भी मशीन नहीं है, और एक बार जब डीमन मंथ बीत जाएगा तो मैं इस टाउन पे एक क्लॉक टावर बनाऊंगा। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, क्या मैं ज्यादा टेंशन नहीं दे रही हूँ? मुझे लगता है कि मैंने मुर्गे की आवाज सुनी है, क्या ये मेरा कोई इल्यूजन है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड खिड़की के पर्दे को हटाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से रोशनी अंदर की तरफ आती है। ये सब देखते सभी लोग हैरान होते हैं, जहाँ पे नाना के डैड कहते हैं, क्या इतनी जल्दी सुबह हो चुका है? तभी हम देखते हैं कि नाना भी जाग जाती है, तो उसे देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे लाइटिंग कह रही होती है, आखिरकार तुमने एंटीफेस डे
को सरवाइव कर लिया है। तो ये सब देखते रोलैंड नाइटिंगेल से कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि नाना का डे आज था, यानी कि मतलब कल रात था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, हाँ बात बस इतनी है कि उसके बॉडी में थोड़ा सा बदलाव आया। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतना ही था। और ऐसा लगता है कि महाराज आपकी सोच ये बिल्कुल करेक्ट थी। अगर विचेस लगातार अपनी मैजिक का यूज करती रहती है तो उनकी पावर ये और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और उनकी ये दर्द ये कम होती जाएगी। जहाँ डेली ट्रेनिंग की एक सर्टेन अमाउंट बनाए रखने से लगभग हर विच अपनी मैच्योरिटी डेट तक सरवाइव कर पाएगी। तभी वहाँ पे वेंडी क्या रही होती है, महाराज ग्रे कैसल के पूरे किंगडम में सिर्फ आपकी टेरिटरी ऐसी है जो कि विचेस को बिना किसी दिक्कत के उनके पावर को यूज करने की इजाजत देता है। और अगर ठीक से सोचे तो हॉली माउंटेन वो यही पर ही है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज इस जगह के बारे में और भी ज्यादा विचेस को बताओ ताकि हमारे सिस्टर्स यहाँ पर रह पाए। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड क्या रहा होता है, बिल्कुल यही मेरे मन में था। एक बार जब ये डीमन मंथ खत्म हो जाए तो हमारे जो लोग हैं वो सबसे पहले विचेस के साथ कांटेक्ट करेंगे। खैर तुम्हें ये समझना होगा कि मैं विचेस को खुलेआम रिक्रूट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। और मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि चर्च खत्म ना हो जाए या फिर मैं थ्रोन को क्लेम ना कर लूं। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी उसके सामने झुक जाती है और इससे क्या रही होती है, तो फिर ठीक है, राजा बनने के लिए मैं आपकी मदद करूंगी। जब तक आप बिचेस के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तब तक मेरी ये पूरी लाइफ आपकी होगी। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे क्या रहा होता, ठीक है मैं तुम्हारे इस एलिजेंस को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो बोट होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, जहाँ पे हम वैन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। जहाँ पे वैन ये देखते हुए क्या रहा होता है, देखो आखिर ये चीज क्या है। तो वो दूसरा बंदा क्या रहा होता है, ये साफ रूप से एक बड़ा सा पुल है जो कि तैर सकता है। ये बहुत ही चौड़े और बड़े लकड़ियों से बनाया गया है। वैसे भी मैं हर जगह गया हूँ और मैंने बहुत सी चीजें देखी है। और फ्लूट के दौरान कोई भी सिटी इधर से उधर जाने के लिए पेंटून ब्रिजेस का यूज करते हैं। ये बस बिल्कुल एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े की तरह है जो कि एक जगह स्थिर रहता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिसमें से एक पर्सन क्या रहा होता है, ग्रेप फ्रूट। तुम अब तक जिस जगह गए हो वो बस लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस है और इसके अलावा तुम कहीं नहीं गए हो, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि तुम हर जगह जा चुके हो। तो और एक पर्सन क्या रहा होता है, और इसी के साथ पेंटून ब्रिजेस को मास्ट की भी जरूरत नहीं होती है और इसी के साथ वो अपने ऊपर भारी सामान को नहीं ले जा सकते हैं। और इसी के साथ उस बोट के अंत में देखो क्या वो स्टीयरिंग व्हील है, इसका मतलब ये पोंटून ब्रिज बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, इसी के साथ बीच में वो जो घर है वो जरूर एक कैबिन होगा। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग एक शिप बना रहे हैं और इसके बारे में कोई भी शक नहीं है। तो ये सारी बातें सुनते हुए वो ग्रेप फ्रूट क्या रहा होता है, रॉडनी लैंसन क्या तुम दोनों मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तभी वैन क्या रहा होता है, चलो इसके बारे में भूल जाओ, हमें अपनी कैनन ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। तो वो ग्रेप फ्रूट क्या रहा होता है, ऑफ कोर्स ये कैनन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिनका हम ख्याल रखेंगे। और चूंकि हमें ये काम सौंपा गया है तो इसलिए हमें धीरे धीरे ट्रेन करना होगा ताकि महाराज हमें नोटिस कर सके। और एक दिन ऐसा आएगा तब हम भी कैप्टन आयनेक्स की तरह कूल रहेंगे। और एक बार जब मैं कैप्टन बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पे खूबसूरत लड़की से शादी कर लूंगा और एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो इस कैनन को वापस भेज दिया जाएगा और हमें काम से निकाल दिया जाएगा। तो दूसरा पर्सन उससे क्या रहा होता है, इसके बारे में चिंता मत करो, बैरल साफ करना ये तुम्हारा पसंदीदा काम है। और इसी के साथ क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, अरे इस बैरल को तो देखो ये तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो कि मनीमन क्या रहा होता है, क्या महाराज ने सच में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इन बड़े कैनन स्क्वाड्रन को क्रिएट किया, लेकिन आखिर इतनी पावरफुल कैनन्स को दीवार के ऊपर ले जाना कैसे पॉसिबल है। यहाँ तक अगर इसके दोनों पहियों को मिला दे तो ये उस दीवार से ज्यादा वाइड है और इसी के साथ में नीचे से भी तो शूट करना होगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी उसके मन में एक बात आती है, जहाँ भी मनीमन क्या रहा होता है, कैसे तो नहीं इसका यूज डीमन के साथ फाइट करने के लिए नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी के साथ फाइट करने के लिए है। इसी के कुछ समय बाद हमें रिवर साइड बॉर्डर टाउन बेस्ट पेरीमीटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे वैन और उसकी स्क्वाड अभी भी कैनन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे ये सब देखते हुए कार्टर रोलैंड से क्या रहा होता है, महाराज इस स्क्वाडन में कुछ अच्छी हलचल है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड क्या रहा होता है, टीम के अंदर कंपटीशन को इग्नोर करो, इससे लोगों की जिंदा रहने की इच्छा ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी के साथ एक बार जब आर्टिलरी सोल्जर्स के पास एक डिफाइंड स्ट्रक्चर हो तो हम लिटिल टाउन में इसका टेस्ट
करेंगे। तो उसकी बात सुनते हुए कार्टर कहते हैं क्या लिटिल टाउन, क्या इसका मतलब उसी कॉन्क्रीट शिप से है? तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, मैंने उसे ये नाम दिया है और जो कि पिछले कुछ दिनों से कम बर्फबारी हुई है तो इसीलिए वर्कर्स ने ओवर टाइम किया है और उन्होंने सिर्फ कैबिन नहीं बल्कि गोला बारूद रखने के लिए भी कुछ कैबिन्स बनाए हैं। इसी के साथ उन्होंने वेंडी के लिए एक स्मॉल प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वो वाइन को कंट्रोल करेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर मनीमन कह रहा होता है तो क्या ये इस बड़े से शिप को चलाने के लिए वेंडी के पावर को यूज करने वाले हैं? तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि आखिर वो गार्डन में अपनी वाइन एबिलिटी का प्रैक्टिस क्यों कर रही थी। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है कार्टर और तुम इसके कमांडिंग कैप्टन बनने वाले हो। उसकी बातें सुनते हुए कार्टर थोड़ा सा डर जाता है। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है अगर हम चाहते हैं कि विचेस हमारी ड्राइविंग फोर्स बने तो हर एक क्रू मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके और ये लिटिल टाउन ये तो बस हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। इसी के कुछ समय बाद हम लाइटनिंग को देखते हैं जो कि उसी लिटिल टाउन शिप में होती है जहाँ पे वो ऑर्डर देते हुए कह रही होती है चलो एडवेंचर को शुरू करो। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये लिटिल टाउन की नेविगेटर लाइटनिंग है। इसी के साथ हम वहाँ पे तीगुई पाइन को देखते हैं जो कि यहाँ का कॉम्स है जहाँ पे कैप्टन कार्टर कह रहा होता है यहाँ पे कैप्टन मुझे होना चाहिए लेकिन आखिर तुम मेरी एक्टिंग क्यों कर रही हो? तो पाइन उसे इग्नोर करते हुए लाइटनिंग से कह रहा होता है ये बुरा नहीं है, तुम काफी ज्यादा कूल लग रही हो। तभी लाइटनिंग कार्टर के पास आती है और उसे कह रही होती है खैर समुद्र का इतने सालों का एक्सपीरियंस और एक प्रोफेशनल के रूप में ये नेचुरल है कि मैं यहाँ का नेविगेटर हूँ, लेकिन इसके अलावा महाराज ने ये कहा है कि मैं उनके हर एक इन्वेंशन को अब्सॉर्ब करूंगी। इसी के साथ ये कंक्रीट से बनी हुई एक बोट है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसे देखने के लिए यहाँ पे ना आऊं। इसी के साथ वो उस बोट को चारों तरफ से देखने लगती है जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्टर कह रहा होता है मुझे खुशी है कि आज आसमान बिल्कुल साफ है, हल्की बर्फबारी के साथ हवाएं बिल्कुल हल्की है, तो अब इस बोट को टेस्ट करना ये सबसे अच्छा वक्त है। और इसी के साथ वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हेल्म्समैन होता है वो ब्रायन होता है जहाँ पे लाइटिंग वहाँ पे आते हुए कह रही होती है मिस्टर ब्रायन स्टार बोर्ड को पूरा घुमाइए। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर भी उसके वर्ड को रिपीट करता है और कह रहा होता है हाँ जल्दी से स्टार बोर्ड को पूरा घुमाइए। तो ये देखते लाइटिंग उससे कह रही होती है क्या तुम मेरी बातें रिपीट क्यों कर रहे हो? तो कार्टर उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक कैप्टन का ऑर्डर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन कह रहा था रुको पूरी तरीके से स्टार बोर्ड को मोड़ने का क्या मतलब है? तभी लाइटिंग उससे कह रही होती है तुम्हें लेफ्ट की ओर पूरी तरीके से इसे घुमाना होगा, लेकिन उसकी बातें सुनते ब्रायन उसे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता है जो कि देखते वो उससे कह रही होती है खैर लगता है कि मुझे ये करना होगा। और इसी के साथ वो ब्रायन को हटाते हुए उसे काफी तेजी से घुमा रही होती है जहाँ पे से देखते हुए कार्टर और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनीमन कह रही होती है ये जो चीजें हैं महाराज ने आखिर इन छोटी छोटी चीजों पर कैसे ध्यान दिया, यहाँ तक एक एक्सपीरियंस्ड सेलर भी ऐसे चीजों के बारे में नहीं जानता है। इसी के साथ वेंडी से कह रही होती ठीक है मिस वेंडी चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी रोलैंड की बातें याद करता है जहाँ पर रोलैंड उससे कह रहा होता है तुम्हें सबसे पहले अपनी एबिलिटी को बार बार ट्रेन करना होगा जब तक कि तुम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल ना कर लो, बिल्कुल एना की तरह। तो ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रही होती है वो इसके बारे में सीरियस थे। बॉर्डर टाउन में आने से पहले मैंने कभी अपनी ताकत को समझने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी पावर का यूज मांस को और कपड़े को सुखाने के लिए किया था। हालांकि मैं अपने आप को एना से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी। और इसी के साथ वो अपने वाइन पावर को यूज करने लगती है जहाँ पे वो उस नाव को आगे बढ़ाने लगती है। ये देखते हुए लाइटनिंग और कार्टर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते सच में ये चल रहा है। तो ये सब देखते हुए मिस्टर पाइन कह रहे होते हैं महाराज ने कंक्रीट से एक बोट बना दिया है, यहाँ तक कि ये पानी में भी तैर रहा है। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ चीज है जो कि वो नहीं कर सकते हैं? और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे मिस्टर पाइन ब्रायन से कह रहे होते हैं तुमने अच्छा काम किया है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ लेकिन तुम बेहतर होते जा रहे हो, तुम काफी अच्छा चला रहे हो। तो ब्रायन कह रहा होता है ये सब मिसेस लाइटनिंग की वजह से हुआ है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। और ऐसे ही वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम वेंडी को देखते हैं जिसे कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है जहाँ पे मनीमन कह रही होती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं अपनी और पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या मेरा मैजिक खत्म हो रहा है? लेकिन मैं ये नहीं जानती थी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कभी भी अपने मैजिक को प्रैक्टिस नहीं किया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। तब इसके सामने लाइटनिंग आती है जो कि उससे कह रही होती है मैं मिस वेंडी आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? इसी के साथ वो उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है जल्दी से इसे रोको, जल्दी से इस बोट को किनारे की ओर ले चलो, मिस वेंडी इन्हें कुछ हो रहा है।
इसी के साथ वो उसे उड़ाते हुए नीचे लेके आती है। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से इसे चला रहा होता है। यहाँ पर लाइटनिंग वेंडी से कह रही होती है, हे तुम बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हो, आखिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो ये देखते हुए मिस्टर पाइन कह रहे होते हैं, अगर तुमने इसे पहले नहीं देखा होता तो वो जरूर बेहोश होकर नीचे गिर जाती। तभी अचानक एक आवाज आती है जहाँ पे कार्टर कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हम किसी चीज से टकरा गए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बोट होती है वो एक पत्थर से टकरा जाती है, जो कि देखते हुए कार्टर कह रहा होता है, मिस लाइटनिंग मिस वेंडी को सबसे पहले महल पर लेके जाओ, बाकी सब हम पर छोड़ दो। तो उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग उसे वहाँ से ले जाती है, जहाँ पे कार्टर मनी मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि लिटिल टाउन का टेस्ट ये फेल नहीं हुआ, लेकिन ये सक्सेस भी नहीं हुआ। हमें हवाओं के खिलाफ पोडियम के टेम्परेचर और साथ ही बोर्ड के शॉक ऑब्जर्वेशन पर भी ध्यान देना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी उन्हें कोड़े मार रहा होता है और कह रहा होता है, इसमें रोने की कोई भी बात नहीं है, तुम लोगों को दुनिया में अपनी सिचुएशन को समझना चाहिए। तो उसे देखते हुए वो घोड़ा गाड़ी वाला मनीमन कह रहा होता है, प्लीज इसे सहन करो बच्चों, वो अभी तुम्हारे सेवियर है, उसके बिना तुम इस सर्दी में नहीं बच पाते। तभी हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो बाहर आता है और उससे कह रहा होता है, चलो ऐसे ही चलते रहो। इसी के साथ वो भी उसके साथ बैठ जाता है, जहाँ पे वो जो ड्राइवर होता है वो उससे कह रहा होता है, सर अच्छे से बैठ जाइए, और वैसे क्या ये सारे के सारे ऑर्फन्स क्या ये वुल्फ हार्ट किंगडम से है। तो वो आदमी से कह रहा होता है, हाँ हमारा इस किंगडम के चर्च समय समय पर कुछ बच्चों को गोद लेते हैं, स्पेशली सर्दियों के दौरान। इसी के साथ चर्च के रिसोर्सेज ये लिमिटेड है, तो इसी वजह से हमें तुम जैसे ड्राइवर पर भरोसा करना पड़ता है। खैर हार्ड वर्क करते रहो मिस्टर व्हाइट। तो उसके बाद सुनते हुए मिस्टर व्हाइट उससे कह रहा होता है, बिल्कुल मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे खाने के लिए अच्छा खासा पैसा पे कर दिया है, और वैसे आप इनसे बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है, एक बढ़िया सा इन ढूंढो और यहाँ पे गाड़ी पार्क करो और उनके लिए खाने के लिए कुछ लेके आओ, और मुझे वहाँ पे कुछ मामलों पे ध्यान देना है। और इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गाड़ी एक जगह पार्क करते हैं, जहाँ पे वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है और उससे कह रहा होता है, प्लीज अंदर आइए, ये सभी के सभी अभी बच्चे हैं और एकदम फ्रेश है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे चुनते हैं। इसी के साथ हम सामने वाले घर में एक आदमी को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रीस्ट जल्दी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चा वो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि लॉर्ड माइने होते हैं, जहाँ पे गार्ड उन्हें देखते हुए कह रहे होते हैं, लॉर्ड माइने आप यहाँ पे। तो लॉर्ड माइने से कह रहे होते हैं, ड्यूटी के लिए थैंक्स, क्या सब कुछ ठीक है। तो वो आदमी से कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। इसी के साथ हम लॉर्ड माइने को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और वो कुछ ऐसी जगह जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, यानी कि ये जगह एक बड़ा सा सीक्रेट चैम्बर जैसा है, जहाँ पे मायने आगे बढ़ते हुए मनीमन कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे कितनी बार क्यों ना आ जाऊँ, ये अब भी मेरी सांसें रोक लेता है। इतना बड़ा सा डॉम नेचुरली बनना ये ऑफ कोर्स लॉर्ड का काम होगा। इसके अलावा इन स्टेयर्स के प्लेसमेंट और गार्ड टावर की पोजीशंस अगर ठीक हमारे ऊपर हेरमेस चर्च का सिंबल है, तो फिर अंदर की रेनफोर्स्ड गार्ड हेरमेस डंजन चर्च का रियल कोर हो सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नीचे एक बड़े से दरवाजे के सामने आता है, जहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होते हैं, और इसी के साथ वो अंदर जाता है, जहाँ पे गार्ड उससे कह रहा होता है, लॉर्ड माइने प्लीज अंदर आइए। जो कि सुनते ही वो आगे बढ़ता है और मनीमन कह रहा होता है, हेरमेस डंजन के गार्ड्स ये चर्च के सबसे ज्यादा लॉयल सोल्जर्स है, और चर्च इन टनल के जरिए उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करता है। नेचुरली कहूँ तो डिसिप्लिनरी एक्शन को रिसॉल्व लाइफ टाइम तक उसी डंजन में किया जाता है जिस डंजन को वो गार्ड करते हैं, और ये जो जगह है इस जगह को प्रिजन कहा जाता है। इसमें ऐसे क्रिमिनल शामिल है जो अपने बचे हुए लाइफ में कभी भी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे कई सारे रूम्स होते हैं और उनके अंदर क्रिमिनल्स भरे हुए होते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, प्लीज मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए एक रूम के सामने जाता है और उस गार्ड से कह रहा होता है, मेरा बाहर इंतजार करो। इसी के साथ वो उसी रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसके सामने एक आदमी कैद होता है, जो कि देखते हुए माइनस से कह रहा होता है, तुम्हें अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ पे उसके खाने को देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इस तरह का छोटा सा मील ये चर्च के लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हारी जो मील है ये स्पेशली किंग के जरिए डायरेक्ट की गई थी, और अल्कोहल को छोड़कर क्लियर वाटर का सबसे अच्छा डिश ये तुम्हारे मील का हिस्सा है। तो महाराज विंबलडन आपको इसके स्वाद के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसी के साथ हम वहाँ पे महाराज विंबलडन को देखते हैं, तो इसका मतलब ये अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं, ओह अगर तुम ऐसी जगह फंस जाती हो तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ खाने के लिए पेट में कोई भी जगह बची हुई होगी
6 महीने हो गए हैं जब से मुझे यहाँ पे फेंका गया है और कोई भी खबर नहीं आई है। मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उसकी बातें सुनते हुए माइनस से कह रहा होता है, आखिर तुम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो किंग विंबलडन उससे कह रहे होते हैं, मैं पहले से जानता हूँ कि मेरा एग्जिस्टेंस ये बिल्कुल वेस्ट है। तो क्या ये सच में मायने रखता है कि डेड मैन का क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है या फिर नहीं? तो माइनस से कह रहा होता है, तुम्हारा पहला लड़का गेराल्ड विंबलडन वो मर चुका है और उसे तुम्हारे दूसरे बेटे तिमोथी विंबलडन के जरिए किसी क्राइम की वजह से फांसी दी गई है। जहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट डॉटर गार्सिया वो पहले ही किंगडम से अलग हो चुकी है, जहाँ पे उसने खुद को क्लियर वाटर के क्वीन डिक्लेयर कर दिया और तिमोथी के साथ उसकी फाइट एक बंदूक के ट्रिगर पर टिकी है। उसकी बातें सुनते हुए किंग विंबलडन कह रहे होते कि क्या धोखाधड़ी, विद्रोह, आखिर ये सब क्या है? तो माइनस से कह रहा होता है, शाही फरमान, तुमने अपने हर एक बेटे को अलग अलग टेरिटरी सौंपा है और ये डिक्लेयर किया है कि जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा आएगा वही राजा बनेगा। तो किंग विंबलडन कह रहे होते, क्यों? आखिर तुमने मुझे किडनैप करने के लिए उसी पीरियड के दिन का इंतजार क्यों किया? साथ ही मेरे कपड़े भी छीन लिए और इसी के साथ स्टोन ऑफ डिवाइन जजमेंट में छीन लिया और इसी के साथ तुमने एक विच के साथ मेरा एक बॉडी डबल बना दिया, यानी कि मेरा डुप्लीकेट। और ये साफ है कि चर्च लगातार इस किंगडम पर कब्जा करते जा रहा है और वो हर एक टाउन और सिटी में वर्शिप हाउसेस बना रहा है। लेकिन आखिर तुमने वो शाही फरमान क्यों भेजा? मैंने कभी नहीं। वो ये कह रहा होता कि तभी वो जोरों जोरों से खांस रहा होता है। तभी माइनस से कहता है, तुम अपने बच्चों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं करोगे, है ना? तुम शायद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मुझे शक था कि क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इस बातों से सहमत होंगे। वे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट थॉट को देखने लगे हैं, जैसे कि तुम्हारी बेटी गार्सिया विंबलडन, उसने 5 साल पहले ही क्लियर वाटर पोर्ट को एक्वायर किया था। तो क्या वो सचमुच अपने भाई गेराल्ड को राजगद्दी पर बैठते हुए देखना चाहती थी? हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉयल फैमिली नहीं, सिर्फ किंग वही है जो कि चर्च के प्रोग्रेस में दिक्कत डाल सकता है। इसीलिए अपने रूट्स के जरिए चर्च इस पूरे के पूरे किंगडम को कंट्रोल कर पाएगा। और ऑफ कोर्स तुम्हें इसके लिए खुद को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा किंगडम में ऐसा नहीं है जिसने अपने रूलर्स को चेंज नहीं किया है। आने वाले फ्यूचर में हमारा ये कॉन्टिनेंट ये 4 ग्रेट कंट्रीज में डिवाइड नहीं होगा, जहाँ डॉन, वुल्फहार्ट, एवर विंटर और ग्रे कैसल ये सब कुछ गायब हो जाएगा और इस लैंड पर सिर्फ एक ही सच्ची गवर्नमेंट होगी और वो चर्च होगी। खैर, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो कि तुम सुनना चाहते थे। खैर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। अभी वो किंग आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, कर्ज, मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ, जब तक तुम हेल में ना जाओगे तब तक मैं वेट करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए माइनस से क्या रहा होता है, माफ करना लेकिन इस दुनिया में कोई भी हेल नहीं है और अगर वो है भी तो वो हम में से किसी का भी नहीं है। हम यहाँ पे जो कुछ भी करते हैं वो कॉन्टिन्यूम को मेंटेन करने के लिए करते हैं और ये सिर्फ 4 किंगडम के जरिए कंफर्म किया गया है कि चर्च सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगी और असली एनिमी के खिलाफ जीत हासिल करेगी। और मेरा मानना यह है कि ये ग्रे कैसल के राजा का दी एंड है, लेकिन चर्च ने भी कुछ ऐसे सैक्रिफाइस दिए हैं जहाँ पे ये एक रूलर का एंड है, लेकिन हमारे लिए ये एक नया शुरुआत है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।